जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले जर्मनी के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है और वहीं का एक डिक्टेटर था जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिटलर। तो जर्मनी तो एक समझ गए, लेकिन एकीकरण का कहने का मतलब क्या होता है इसका? देखिए, एकीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को एक करना। इसका मतलब कि जर्मनी पहले बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त था, यानी कि जर्मनी ऐसे है तो बहुत भागों में विभक्त था। इसको एक करके क्या किया गया कि एक देश बनाया गया, उसकी कहानी हम समझते हैं। ठीक है, देखो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होता है। ऐसा कहानी कही गई है कि आज से 1800 या 800 ईस्वी पहले ये जो पूरा जर्मनी था ना, एक ही देश के रूप में, एक ही साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन बशर्ते ऐसा कुछ बात होती चली गई कि धीरे धीरे ये बंटता गया और इसके ऊपर बहुत सारे एक प्रांतीय राजाओं का, स्थानीय राजाओं का यहाँ पे शासन होता चला गया। और इसके बाद क्या होता है कि जब आप खुद समझो कि जब ये कोई भी राज्य कमज़ोर पड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जब आपस में एकजुटता नहीं रहती है, तो इसको कोई भी बाहरी आक्रमणकारी बाहर से कोई आकर के उस पर कब्जा ज़रूर कर लेता है। तो यही हाल जर्मनी का भी हुआ। यहाँ पे ऑस्ट्रिया जैसे देशों का इस पर कब्जा हो गया, यानी कुछ इसको पार्ट्स पे, बहुत सारे पार्ट्स पे इस पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन आप लोग इसका नाम सुने होंगे, एक राजा था फ्रांस का, उसका नाम शायद आप लोग सुने भी होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया ना, बोनापार्ट, कि इसने जर्मनी को एकीकृत करने की बहुत सारी कोशिश की। सन 1806 में इसने क्या किया कि पूरा जर्मनी जो, देखो इससे पहले, एकीकरण होने से पहले पूरा जर्मनी 300 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 300 भागों में। तो इसको क्या करता है नेपोलियन बोनापार्ट, सन 1806 ईस्वी में इस पे जाके कब्जा करता है और क्या करता है कि इसको 300 भागों से करके 39 भागों में, इसको 300 भागों से 39 भागों में कर देता है, यानी कि एकजुट कर देता है। और इसका नाम रख देता है जर्मन राइन संघ। क्या नाम रख देता है? जर्मन राइन संघ। किसका नाम रख देता है? ये बात पता होना चाहिए कि एक फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट है, राजा है, इसने क्या कि जो पहले जर्मनी है वो 300 भागों में विभक्त था, उसको 1806 में युद्धों के तहत 39 भागों में एकत्रित किया और इसका नाम जो है ना, जर्मन राइन संघ कर दिया। इतनी बातें कंप्लीट हुई। लेकिन फिर क्या होता है कि एक समय आता है कि वियना सम्मेलन, आप नाम सुने होंगे, कि सन 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया जाता है और एक समझौता होता है 1815 में, जिसको नाम है वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन नाम से एक सम्मेलन होता है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बहुत सारे जो काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे, जो सुधार किए थे, जर्मनी का एकीकरण किया, यानी बहुत सारे काम किए थे, उसको दोबारा खराब कर दिया गया। और आपको जानते होंगे कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था ऑस्ट्रिया का, और जर्मनी और चाहे इटली हो, इससे पे अधिकतर ये अपने जो जर्मनी और इटली जो देश है ना, अधिकतर ऑस्ट्रिया को ही अपना दुश्मन समझते थे। और ऑस्ट्रिया को उस समय जो राजा था, इसमें भी जो वीना सम्मेलन था, इसमें भी जो राजा था उसका नाम था मेटरनिक। इसको ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसने ही क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट ये सबको हराया मिल करके और वीना सम्मेलन किया, और जितना जब सुधार जो नेपोलियन बोनापार्ट किया था उसको फिर से निस्तने नाबूद किया, खराब किया, और एक बार पुनः इतने भागों में विभक्त हो गया। अब देखो कोई भी घटनाएं होती है ना, आप लोग तो समझते होंगे कि दुनिया की कोई भी घटनाएं होती हैं, एक साथ बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं। इस समय जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, उस समय इटली का भी एकीकरण किया जा रहा था। उसी समय फ्रांस में भी क्रांतियां चल रही थी। मैंने आप सबों को पहले भी बतलाया था कि सन 1830 में भी क्रांति हुई, 1800 कितना बोला था, 1848 में भी बहुत सारी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति है। उसी तरीके से इटली के एकीकरण के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें मेजनी, ये सब चले काम कर रहे थे। तो क्या होता है कि इतिहास हर तरीके से चलते रहता है। आज मेरे देश में भी चल रहा है, कल उनके देश में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि आपस में जुड़ करके, यानी कि जैसे कि जर्मनी का कोई काम चल रहा है यहाँ पे एकीकरण का, तो इसकी प्रेरणा इटली से लिया जा रहा था। अगर इटली और जर्मनी में काम चल रहा है तो इसकी प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से लिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों से ये आपस में प्रेरित होते हैं। तो क्या होता है कि जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति, इटली के एकीकरण की जो क्रांति हो रही थी, उस सबों से प्रेरित था, आपस में प्रेरित था।
और इसमें बहुत सारे नेता लोग कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे राष्ट्रवादी व्यक्ति, कि कैसे भी करके हम जर्मनी का एकीकरण कर दें, लेकिन ऐसा हो न सका। तब यहाँ पे एक आता है एक इंसान जिसका नाम है बिस्मार्क, ठीक है। एक इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नॉर्मल एक रफ नोट्स कर सकते हो आप लोग। एक इंसान आता है जिसका नाम है बिस्मार्क। देखो बिस्मार्क जो है ना, एक बहुत ही अजब किस्म का राष्ट्रवादी व्यक्ति था। वो चाहता था कि देश में ना एक निरंकुश राजतंत्र ही रहे। ऐसे कि मान के चलो जो जर्मनी है उस पर ऑस्ट्रिया का नॉर्मली अधिकार चल रहा था, और भी देशों का अधिकार था, लेकिन वो चाहता था, जो बिस्मार्क वो चाहता था कि जो दुनिया के अलग देश के द्वारा जो हम लूटे जा रहे हैं, उससे बढ़िया है कि हम अपने ही देश के कोई शासक से लूटे जाएं। इसीलिए वो निरंकुश राजतंत्र जो होता ना है, उसका समर्थक था। कहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने ही द्वारा लूटे जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विदेश वाला आदमी हमको नहीं लूटे। ये कौन चाह रहा था? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने क्या किया ना कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसने क्या किया कि जर्मनी को एकीकरण के लिए ना इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये सोचता था कि बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना लड़ाई किए जर्मनी के एकीकरण कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसने क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। एकीकरण करने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने? कुल मिला के 3 नाम ले लेता हूँ। सबसे पहले होता है इसने सेडोवा के डेनमार्क की लड़ाई लड़ी, डेनमार्क। दूसरा है सेडोवा, और तीसरा का है डेनमार्क, सेडान। देखिए एक जो है ना, जो बिस्मार्क है, बहुत बड़का दिमाग लगाता है। ऐसा दिमाग लगाता है ना है कि दंग हो जाओगे कि ऐसा दिमाग लगाकर भी कोई काम कर सकता है बिस्मार्क। देखिए क्या करता है, डेनमार्क जो है वो जर्मनी के उत्तरी क्षेत्र में एक पार्ट है, ठीक है। वहाँ के 2 प्रांत थे, 2 राज्य थे। एक था नाम था होल्सविंग और दूसरा का नाम था सेल्सविंग, होस्टलिन। पहला का नाम था होस्टलिन, और दूसरा का नाम था सेल्सविंग। ये 2 प्रांत थे, जिसको लेकर क्या होता है ना कि डेनमार्क और जर्मनी है वो आपस में उन लोग का कुछ अनबन हो जाता है, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसी वजह से ना इन दोनों में क्या होता है कि लड़ाइयाँ छिड़ने की बात आ जाती है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखो, जैसे कि जर्मनी जो है ना, जर्मनी का सबसे जो मजबूत राज्य है उस समय वो है प्रशा। जैसे कि आज हमारे भारत की बात कर लो, भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत मजबूत हैं। उसी तरीके से जर्मनी का जो सबसे मजबूत राज्य था उसका नाम था प्रशा। क्या नाम था? प्रशा। तो क्या होता है कि, और वहीं का एक बिस्मार्क वहीं का एक चांसलर के रूप में काम करता था। तो क्या हो रहा है ना कि जो डेनमार्क से जो प्रॉब्लम हुआ बात को लेकर, होस्टलिन और सेल्सविंग विवाद को लेकर जो बात हुआ, इसने अपना दिमाग दौड़ाया। मैंने आपको पहले इस बात का जिक्र किया था, बताया था कि जो जर्मनी है इस पे ऑस्ट्रिया का अधिकार चल रहा था कि नहीं? एकदम चल रहा था। किसका? ऑस्ट्रिया का। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक समय आया कि जो ये बिस्मार्क है ना, डेनमार्क की युद्ध में ऑस्ट्रिया को ही अपना दोस्त बना लिया। समझो, ऑस्ट्रिया जर्मनी का दुश्मन, लेकिन इस युद्ध में जो डेनमार्क का युद्ध है उसमें क्या करता है कि ऑस्ट्रिया को ही, जो ऑस्ट्रिया है ना उसको ही जर्मनी अपना दोस्त बना लेता है। आपस में दोनों मिल जाता है। ये मान के चलो ऑस्ट्रिया या जर्मनी है तो आपस में मिल गया, और क्या करता है कि डेनमार्क के युद्ध में डेनमार्क को हरा देता है। ठीक है, डेनमार्क के युद्ध को क्या हरा देता है? इसको हरा देता है। और जो एक एक जो पार्ट जीतते हैं, जैसे कि दोनों पार्ट को जीत लिया जाता है, और उसमें सेल्सविंग, क्या नाम है? सेल्सविंग पे अधिकार कर लेता है प्रशा, और होस्टिन जो है वो क्या कर दिया जाता है? वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। होस्टिन पे किसका अधिकार हो जाता है? ऑस्ट्रिया का। और सेल्सविंग पे किसका अधिकार हो जाता है? मतलब ये प्रशा का अधिकार होता है। इस तरीके से डेनमार्क युद्ध, और मैंने इसका टाइम लाइन में बता देता हूँ, इसका 1864 में इसको कंप्लीट किया जाता है। डेनमार्क युद्ध कब होता है? 1864 में। इज डेट क्लियर? चलिए फिर देखो, इसने दिमाग लगाया। क्योंकि आप समझो कि कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे आप लोग खुद लड़ाई झगड़ा करते हो, एक ऐसा प्रैक्टिकल मत करना, लेकिन आप कभी किए भी होगे। अगर मान के चलो कि आपको कोई कूट दिया, या चाहे आप किसी और को कूट दिए, तो बतलाओ, भले ही आपने युद्ध जीता, चाहे कुछ भी कर लिया, लेकिन आपको तो तनी तकलीफ जो होगी, बॉडी हो सकता है हड्डी भी टूटा होगा, दर्द भी हुआ होगा, चोट लगा बढ़िया से होगा। तो बतलाओ, क्या आप दोबारा युद्ध करने के लिए रेडी हो सकते हो? नहीं, मुश्किल है ना दोबारा लड़ाई करने के लिए। तो इसने क्या किया
चूंकि डेनमार्क युद्ध लड़ा गया था, इसमें ऑस्ट्रिया भी था और कौन, प्रसा भी था। प्रसा यानी जर्मनी मान लीजिए, और जर्मनी का जो चांसलर था, प्रसा का चांसलर, उसका नाम था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क एक खेल खेलता है, चूंकि ऑस्ट्रिया वहाँ पे क्या था, बहुत दबा कुचला था, बहुत बेचारा दिक्कत में था। ऑस्ट्रिया बहुत दिक्कत में था, पहले ही तनी मनी कमज़ोर था, सैनिक रूप से भी कमज़ोर था, यानी कि पैसा के रूप से भी कमज़ोर था, यानी कि कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जब कमज़ोर था तो इसका फ़ायदा उठाकर क्या करता है ना, कि जो सेडोवा है, सेडोवा के युद्ध में सन 1866 की कहानी है कि 1866 में ये जो बिस्मार्क है ना, वो क्या करता है कि आम देखता है ताव जाके चुपचाप ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने का अपना मन बनाने लगता है। देखो शुरुआत में ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर डेनमार्क को हराया। यहाँ पे देखो कि प्रसा ने क्या किया ना, यानी कि जर्मनी यानी प्रसा, ये ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने के चक्कर में है। समझो कितना दिमाग लगाता है। तो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने के चक्कर में 1866 की बात है, लड़ाई की बात सोचता है बिस्मार्क। लेकिन इसमें कहानी होती है, देखो आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो लड़ाई झगड़ा करने में तो तनी मुनी तो दोस्त रहते ही होंगे। तो क्या होता है ना कि जो ऑस्ट्रिया है, उसका जो परम मित्र था, एकदम प्योर मित्र था, उसका नाम था फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस क्या होता है ना कि इसका मतलब कोई भी युद्ध में, जैसे कि ऑस्ट्रिया के साथ कोई भी युद्ध में हमेशा साथ देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि जो प्रशा है, प्रशा का चांसलर बिस्मार्क है, बहुत दिमाग लगाता है। देखिएगा दिमाग कैसे लगाता है। इसने क्या किया, मान के चलो ये जर्मनी है, ये है फ्रांस, तो क्या करता है ना, और मान के चलो कि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या करता है कि ये कहता ना है कि देखो फ्रांस, बिस्मार्क कहता है कि देखो फ्रांस, हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा तुमको कुछ पैसा दे देते हैं और थोड़ा सा अपना कुछ ज़मीन का पार्ट दे देते हैं, तुम अपना रख लो थोड़ा सा, और क्या करो ना कि जब युद्ध लड़ने जाएंगे ना हम सेडोवा में, जब ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो तुम यहाँ से मत आना। यानी फ्रांस को प्रसा जो है ना वो मना कर देता है आने के लिए, कहता है कि दोस्ती बाद में निभा लेना, अभी हमको इसको कूटने दो, बाद में तुम आ जाना। अरे दोस्ती कितना दिन चलेगा, अरे ये रहेगा तो भैया तुम्हारा एकदम हमेशा काम देते रहेगा, ज़मीन रहेगा तो कोई ठीक है, आज दोस्त तुम्हारा बना है, कल ये दोस्त नहीं रहे तो। यानी कि बहला फुसला के बिस्मार्क क्या करता है कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो लड़ाई करने जा रहा था उसमें फ्रांस को अलग कर देता है, अलग कर देता है। अब इसका रास्ता साफ हो जाता है, और क्या करता है ना कि सेडोवा के युद्ध में बेचारा बढ़िया से एकदम प्यार पूर्वक ऑस्ट्रिया को दम भर कूटता है, यानी कि हराता है। और बेचारा ऑस्ट्रिया सोच रहा है कि अब देखो, अब तनी हम अपन परम मित्र जो फ्रांस है उसको हम तनी मनी बुलाते हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या करता है ना कि फ़ोन लगाता है, अरे फ़ोन कहने का मतलब पत्र भेजाता है, बोलता है कि फ्रांस, अरे भैया आओ आओ आओ, हमको कूट रहा है प्रसा मिल करके, जर्मनी के लोग हमको पीट रहे हैं, प्रसा के लोग, ये काम करो ना, आओ ना। तो बेचारे के जैसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम पड़ने पर कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन, उसी तरीके से अपने सब मतलब कि एकदम दिल दिमाग सब, कान ये सब नाक सब बंद कर लिए था, बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में रिश्वत मिल गया है इसको। ठीक है, यानी कि फ्रांस को इसका पार्ट मिल गया है, तो बेचारे को अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ जो फ्रांस ऑस्ट्रिया के युद्ध में नहीं जा पाया, तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया बेचारा हार गया। तो जर्मनी के एकीकरण का जो इसका शत्रु था, जो जर्मनी का, वो क्या होता है, जर्मनी का जो सबसे बड़ा शत्रु था एकीकरण में, वो था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का यहाँ से खेला खत्म हो जाता है। अब देखो एक होता है सेडान का युद्ध, ये 1870 में लड़ा जाता है। देखो क्या होता है ना कि मान के चलो कि आज ना आप फ्रांस को हरा दिए, आज ना आप फ्रांस को हरा दिए, है ना, तो कोई ठीक है, अगर इसका एक ख्याल आ जाए पुरानी दोस्ती, पुराना दोस्ती वाला एक व्यक्ति अगर दिमाग में आ जाए कि मैंने तो ऑस्ट्रिया के साथ इतना दोस्ती रखा, इतना दिन से दोस्ती रखा था, आज ऑस्ट्रिया को जर्मनी के लोगों ने मिलकर हराया, हमको बुद्धू बनाए, अगर ऐसा फ्रांस सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। और इसका खतरा पहले ही बिस्मार्क भांप चुका था, सोचा ना कि अगर हो न हो ऐसा वक्त आ सकता है कि जो फ्रांस है इसका अगर मन चेंज हुआ, तो जो ऑस्ट्रिया का जो हमने हराया है इसको बुड़बक बना करके, हो सकता है कि हमको फिर दोबारा मतलब कब्जा कर देवे, दोबारा हमको मारने लगे, ये बिस्मार्क ऐसा सोच रहा है। तो इसने क्या किया ना कि फ्रांस के खिलाफ थोड़ा सा दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया और क्या करता है कि जो इसका दोस्त है, ऑस्ट्रिया का दोस्त फ्रांस, इसके खिलाफ सेडान के युद्ध में लड़ाई छेड़ देता है। कहता है कि चलो अब फ्रांस को भी निपटाया जाए, क्या है कि अगर फ्रांस है तब तक, समझ रहे हो ना, दिक्कत वाली बात है भाई। और क्या करता है कि फ्रांस के युद्ध में, सेडान के युद्ध में चुपचाप फ्रांस को हराता है। तो फ्रांस भी सोचता है कि मेरे मित्र जो ऑस्ट्रिया है उसको कैसे भी करके हम बुला लें। तो बुलाता है कि ऑस्ट्रिया से आओ दो ना, मेरे साथ लड़ाई हो रहा है,
हम लोग लड़ाई करने के बिना मतलब कि देखो ना, हम उसको सहयोग दिए, हमको दोबारा पीट रहा है। तो ऑस्ट्रिया बोलता है कि अच्छा बाबू, इतना समय गया जिस समय हम तुमको बुला रहे थे, तुम अपना एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए थे, हम नहीं जाएंगे। तो क्या करता है कि बेचारा ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस को कुटाने देता है, और इस तरह से सेडान का युद्ध भी खत्म। तो डेनमार्क खत्म हुआ, सेडावा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है, सेडान के युद्ध में फ्रांस को हरा देता है। देख रहे दिमाग कितना लगाया है बिस्मार्क। इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कीजिएगा अपने लाइफ में भी इसका यूज़, हाँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं कीजिएगा, सही तरीके से। तो क्या होता है ना कि बिस्मार्क इतना दिमाग लगा करके सब युद्ध में हरा देता है। जितने इसका दुश्मन है, जर्मनी का यानी फ्रांस का यानी कि प्रेसा का जितना दुश्मन है सबको ख़त्म कर देता है, जितना प्रॉब्लम था सबको, ठीक है। तो जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो अब इसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि नहीं। प्रशस्त मार्ग कहने का मतलब अब इसको कोई बीच में बाधा आएगा कि चलो अगर हम एकीकरण कर रहे हैं तो कोई और आ गया, मुश्किल है, नहीं आ सकता है। फिर क्या होता है ना कि अब एकीकरण असंभावी बन गया कि अब एकीकरण हो ही जाएगा, और बात सही हो भी गया था। सन 1871 की बात है। एक होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या होता है? फ्रैंकफर्ट, एक फ्रैंकफर्ट नामक जगह है, उसकी संधि होती है सन 1871 ईस्वी में, और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ जर्मनी का एकीकरण ही किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इटली का भी एकीकरण कर दिया जाता है, क्योंकि इटली पे भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था तनी मनी, ठीक है। उसी तरीके से जर्मनी का ऑस्ट्रिया का जर्मनी पे भी अधिकार था। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हराया तो ऑस्ट्रिया तो बेचारा साइड हो गया, अब जितना दुश्मनी था सब तो खत्म। तो बताओ आसानी से एकीकरण हो सकता है कि नहीं। तो यही बात रही। तो ये है कहानी जर्मनी के एकीकरण की। अगर आप लोग बोलो तो मैं इटली के एकीकरण की भी जो कहानियाँ हैं, मेजनी, काउंट काउर और गैरिबाल्डी, ये सब के बारे में बता दूंगा। चलिए ख्याल रखिए अपना, और बार बार रिवीजन करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।